बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज़्म। डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज़्म से पहले हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिज़्म क्या होता है। इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं: द स्टडी ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन किन मराहल से गुजर कर पूरा होता है, उन स्टेप्स की स्टडी क्या कहलाती है, मैकेनिज़्म कहलाती है। या फिर मैकेनिज़्म की जो हम दूसरी डिफाइन करते हैं, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी कि जो मैकेनिज़्म होता है वो हमें बताता है कि रिएक्टेंट्स में पुरानी बॉन्ड किस तरह से टूट रही हैं और प्रोडक्ट्स में नई बॉन्ड किस तरह से बनेंगी। तो उस चीज़ का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जो उसका तफसीली बयान है, उसे हम बोलते हैं मैकेनिज़्म। और जो मैकेनिज़्म होता है असल में ये हमें बताता है कि एक रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, यानी कि उसमें कितने स्टेप्स हैं और वो किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी कितनी अमाउंट्स बनती हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए एक माइलस्टोन है जिससे हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझ सकते हैं। ना सिर्फ हम इससे हमें ये पता चलता है कि एक रिएक्शन कैसे होता है, दूसरा ये कि हम प्रोडक्ट में अननोन जो रिएक्शंस हैं उसका मैकेनिज़्म प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मसलन एक आपके पास मैकेनिज़्म है और उस तरह से दूसरे होने वाले रिएक्शंस का हम मैकेनिज़्म प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जो आपने मैकेनिज़्म प्रिडिक्ट किया है, जो बनाया है, वो कितने परसेंट ठीक है, यानी कि हाउ टू राइव ऑन अ करेक्ट मैकेनिज़्म, कि जो आपने मैकेनिज़्म डेवलप किया है वो ठीक है या नहीं है, इसके सही होने का सबूत क्या है। तो जो मैकेनिज़्म के करेक्ट होने की वैलिडिटी है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, कि जो मैकेनिज़्म आपने डेवलप किया है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल हो। एनर्जेटिकली फेवरेबल मींस उसकी जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, उसको करवाना फिजिबल होना चाहिए। जो प्रोडक्ट हैं वो स्टेबल हैं या नहीं है, या वो जो रिएक्टेंट है उनके आपस में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो एनर्जेटिकली फेवरेबल होना चाहिए। जो दूसरी बात है कि जो आपने मैकेनिज़्म डेवलप किया है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अकाउंट फॉर करे हमारे रिएक्टेंट्स की रिएक्शंस को, यानी कि जो आपने मैकेनिज़्म डेवलप किया है वो एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल हो, हम उसको लेबॉर्ट्री में कंटिन्यू कर सकें। और तीसरी जो बात है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो आपने मैकेनिज़्म डेवलप किया है उसकी जो कंसिस्टेंसी है उस तरह के होने वाले दूसरे रिएक्शंस को भी वो प्रिडिक्ट करे, यानी कि जो ऑलरेडी रिएक्शंस बन चुके हुए हैं और उनका मैकेनिज़्म भी हम नए बनने वाले मैकेनिज़्म के ज़रिए उसको इलेबोरेट कर सकें। तो मतलब वो जो आपने मैकेनिज़्म डेवलप किया है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट टू दी न्यू मैकेनिज़्म, या फिर जो ऑलरेडी इवॉल्व मैकेनिज़्म है उनकी तरह वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एक मैकेनिज़्म को इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। आमतौर पे मैकेनिज़्म को इस्टेब्लिश करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज़्म, एक मैकेनिज़्म को डेवलप करने के कई तरीके हो सकते हैं। उनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है वो ये है कि हम जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा मैकेनिज़्म है अगर वो हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर रहा है, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके बनने के पाथवे को वेरीफाई करता है, तो वो हमारा मैकेनिज़्म ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो डिफरेंट मेथड हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम किस तरह से मैकेनिज़्म को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए
चंद एक हम मेथड अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला है दैट इज़ द टू मेथड्स। जितने भी हम मेथड्स इस्तेमाल करते हैं मैकेनिज्म को डिटरमिन करने के लिए, उनको हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोलते हैं काइनेटिक मेथड और दूसरा है नॉन काइनेटिक मेथड। इनको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के जो मोस्ट कॉमन, जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे पहले है कि हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, या जिसे हम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट बने हैं उनके एनालिसिस से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जो मैकेनिज़्म क्या हो सकता है रिएक्शन का। बाज़ दफ़ा जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनकी स्टडी से हम मैकेनिज़्म को डेवलप कर सकते हैं। आइसोटोपिक लेबलिंग है, स्टीरियोकेमिकल स्टडी, काइनेटिक स्टडी एंड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो ये मोस्ट कॉमन मेथड हैं जिसके ज़रिए हम एक रिएक्शन का मैकेनिज़्म डेवलप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक मैकेनिज़्म को डेवलप करने के लिए हमें ये सारे मेथड अडॉप्ट करने पड़े। बाज़ दफ़ा सिर्फ एक मेथड से ही हम मैकेनिज़्म को वेरीफाई कर सकते हैं और बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा मैकेनिज़्म हमें लगाना पड़ते हैं मैकेनिज़्म को डेवलप करने के लिए। तो इनमें जो सबसे पहला मेथड है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इस मेथड के ज़रिए अगर हमने मैकेनिज़्म को डेवलप करना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं और वो कितनी मिकदार में बन रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऐसा होता है कि मेजर प्रोडक्ट के साथ कुछ बाय प्रोडक्ट यानी कि माइनर प्रोडक्ट भी बनते हैं, और इस केस में वही मैकेनिज़्म ज़्यादा सूटेबल और एक्यूरेट होगा जो मेजर प्रोडक्ट के साथ साथ माइनर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को भी अकाउंट फॉर करे, यानी कि उसको भी बताए कि वो क्यों और कैसे बन रहा है। तो लिहाजा सबसे पहला जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है मैकेनिज़्म की वो ये है कि हमें प्रोडक्ट का पता हो कि उस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं। नंबर 2, इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। तो जो मैकेनिज़्म होगा वो हर तरह के प्रोडक्ट के बनने के मैकेनिज़्म को बयान करे। और लास्ट थिंग जो इस मेथड में हमें होगी, इवन माइनर प्रोडक्ट टेल्स अबाउट द कंपीटिंग रिएक्शंस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द मैकेनिस्टिक डिटर्मिनेशन। यानी कि जो माइनर प्रोडक्ट हैं और मैकेनिज़्म उनको भी अकाउंट फॉर करे कि वो किस तरह से बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो हम सबसे पहली एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है इनकी ऑक्सीडेशन कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अल्केन है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट वी गेट अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड। अब ये जो अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड है इस इक्वेशन से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये रिएक्शन एक स्टेप पे नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम पॉसिबल वे क्या हो सकता है, क्योंकि सनलाइट है और हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन है। पैरामैग्नेटिक मींस विच हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि ये इनिशिएशन है। इनिशिएशन होती क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल है जिसमें ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन रहा है, और वो जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिससे फर्दर एक और फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है जो कि अल्काइल फ्री रेडिकल है। और उससे जो नेक्स्ट स्टेप है, जो अल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या फिर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ ऐड होके एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, तो एक नई बॉन्ड बन रही है जिसे हम एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बोल रहे हैं, दैट इज एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। इस स्टेप को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन, जिसमें वन फ्री रेडिकल रिएक्ट्स ऑन अनदर फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल अटैक ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दैट स्टेप इज नोन एज प्रोपेगेशन। एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना और एल्कोक्सी फ्री रेडिकल एक और हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उसके साथ अटैच होके हमारा प्रोडक्ट जो है उसको डिटरमिन कर रहा है। लिहाजा ये हवाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया जो कि अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड है। ये दोनों स्टेप जो हैं डैट आर प्रोपेगेशन, ये हमारा प्रोपेगेशन के स्टेप है। अब उसके बाद होता है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन जो होती है लास्ट स्टेप जो होगा उसमें क्या होता है कि दो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपस में ऐड होके न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी जनरेट कर सकते हैं।
तो डैट इज़ ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसके ज़रिए जो कि फ्री रेडिकल